जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं वन शॉट सीरीज, लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी। इंग्लिश में आपको बहुत सारी मिल जाएगी, हिंदी में बहुत कम आपको मिलेगी। तो उसी के लिए जो क्लास 11th के स्टूडेंट है या नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरे जो 38 चैप्टर है, ठीक है, 11th प्लस 12th के 38 जो चैप्टर्स है उनकी एनसीईआरटी अपन देखेंगे एक वन शॉट वीडियो में, और लाइन बाय लाइन देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, बीच बीच में कहां से बने हैं, और जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की थ्योरी में दे रखे हैं, जो डायग्राम में आपको दे रखे हैं, उन्हें भी अपन यहां से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप लोग देखिएगा, ये केवल जो वन शॉट वीडियोस जो होते हैं ना, वो केवल होते हैं रिवीजन के लिए, है ना। जब आपको रिवीजन कम समय में रिवीजन करना होता है तब आप इन्हें फटाफट से देख सकते हैं। बाकी पूरा अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं। जीव जगत, पहला जो चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। एनसीईआरटी लेके आप बैठे तो बढ़िया है, नहीं तो बाद में भी आप इसे देख सकते हैं। तो जीव जगत के टोटल अपने पास कितने टॉपिक हैं? 4 यहां पर सब टॉपिक में इसे डिवाइड किया गया। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हाईलाइट करता मैं चलूंगा, तो आप लोग करते चलेगा, उसे स्टार मार्क कर लीजिएगा पेंसिल से या पेन से। जीव जगत, जैसा कि शब्द से ही अपने को पता चल रहा है, जीवों का जो जगत है वो अपने पास क्या है? जीव जगत है। अब यहां सबसे पहले अपन देखेंगे कि जीव क्या है और जगत में अपन क्या क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जीव क्या है, सजीव और निर्जीव में क्या फर्क है, वो यहां से अपन डिस्कस करेंगे। तो जीव जगत कैसा निराला है? जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, लवणीय मीठा या जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। वैसे तो अपन नहीं सोचते, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी वाला कह रहे हैं कि आश्चर्यचकित करते हैं, ठीक है। जो अपने आसपास का वातावरण है वो नहीं करेगा, लेकिन आप नई जगह पर जाएंगे तो वो बिल्कुल आपको आश्चर्यचकित करेगा। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। तो इसीलिए तो घूमने जाते हैं लोग बाग, ठीक है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहां तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है, ठीक है। ये जो लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। पारिस्थितिक विरोध, जो इकोसिस्टम जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। विरोध में आपके पास टेम्परेचर हो सकता है या भोजन की उपलब्धता वगैरह हो सकता है, तो ये अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं। समष्टि के सदस्य, समष्टि भी कम्युनिटी, ये भी आपके पास 12th क्लास में एक शब्द आता है, तो इसे भी अपन डिस्कस करेंगे। मतलब बहुत सारे जब जीव मिलकर रहते हैं तो एक तरह से समष्टि बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला है समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय के में सहयोग, एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हैं, ठीक है। मनुष्य है वो दूसरे कोई जो जीव है, गाय भैंस, उनके साथ में रह रहा तो दोनों का काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे जो है समन्वय होता है। या फिर अगर अपन बात करें कि जो कोशिका है उनमें आणविक गतिविधि, अणुओं की जो गतिविधि है वो, ठीक है। मॉलिक्यूलर जो भी आपके पास मूवमेंट हो रहा है, जिसमें सभी आता है, एक तरह से रासायनिक रूप से अपन कहें तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह सब कुछ आता है, क्योंकि कोशिका तो सबसे आधारभूत इकाई है, तो उससे पता चलता है कि जीवन क्या है। अब इस प्रश्न में निर्विवाद, इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न का है वो सजीव तथा निर्जीव क्या है, इसको अपन देखेंगे, जबकि दूसरा जो दार्शनिक है उसको अपन नहीं देखेंगे। जीवन का उद्देश्य क्या है इसको बताना पॉसिबल नहीं है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है वो तो सब अलग अलग बताता है, लेकिन एक फिक्स नहीं है। लेकिन जीव क्या है ये साइंस के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जीव क्या है? जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं, ठीक है। तो अभी तो केवल ये बता रहा है अपने को कि एक्चुअल में ये आता है अपने दिमाग में, लेकिन जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो इसने नहीं बताई कि जीव क्या है। इसने बताया वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना। वृद्धि करते हैं जीव जो है, सजीव जो वृद्धि करते हैं, रिप्रोडक्शन, जनन करते हैं, पर्यावरण के प्रति संवेदना को दिखाते हैं वो, ठीक है, चाहे पादप हो, चाहे जंतु या दूसरे जीव हो।
उसके अनुकूल क्रिया करते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो जो अपना शरीर है वो यहां से पसीना निकालना शुरू करेगा, और दूसरा वो ठंडापन देगा जिससे, और उसके साथ साथ में अपन कूलर एसी वगैरह भी ले रहे तो एक तरह से उसके अनुकूल अपन क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, ये सब अपने मस्तिष्क में आते हैं, ये जीवों के लक्षण है। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, उपापचय में समस्त जो रासायनिक अभिक्रिया वो आती है। स्वयं की प्रतिलिपि बनाना मतलब अपनी कॉपी बनाना, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन अपन पढ़ते हैं तो उसी से अपन रिलेट कर सकते हैं। स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना और उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ अब इन सबको विस्तार से समझने का प्रयास करें। तो ये इसने कुछ बताया है, एक तरह से अपने दिमाग में कुछ बातें, जो कुछ शब्द हैं वो इसने फिट किए हैं जिससे आगे आपको समझ में आ जाए। अब सबसे पहले वृद्धि को इसने लिया, ग्रोथ को लिया। ठीक है, ग्रोथ को इसने सबसे पहले पॉइंट लिया सजीव और निर्जीव में डिफरेंस बताने का, वृद्धि को। तो सभी जीव वृद्धि करते हैं। अब वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है, या तो उसके भार में वृद्धि होगी या संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, भार में 1 केजी से 10 केजी हो सकता है, संख्या में 1 से 5 हो सकता है। तो ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पीएमटी में एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, दोनों द्वियुग्मी अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिक जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। जिसमें एक कोशिका होती है जैसे यीस्ट वगैरह होता है, जिसमें एक से ज्यादा होती है वो बहुकोशिका होता है। तो बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। सेल डिवीजन यहां पर होती है, एक सेल है इसमें विभाजन होता है तो एक से कितनी बन जाती है, 2 बन जाती है। तो ये संख्या में वृद्धि आपके पास हुई एक तरह से। तो ये संख्या में वृद्धि होना भी क्या है, वृद्धि का एक अभिलक्षण है। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक ही होती है, क्योंकि पादप में तो क्या होती है, वृद्धि होती रहती है जब तक उसका लाइफ स्पान हो। 10 साल का है तो 15 साल का तब तक विभाजन होगा, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं है, प्राणियों में ऐसा नहीं है। जैसे हाइट की बात करें अपनी, तो हाइट मान लीजिए किसी की 5 फीट है, तो वो 5 फीट जो हाइट है आपके पास, उसमें बोन वगैरह की जो वृद्धि हुई वो हो चुकी है, अब वो नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा, जब तक 100 साल तक या 70 साल तक जिएगा तब तक क्या बढ़ता थोड़ी रहेगा, लंबा थोड़ी होता रहेगा। तो इसलिए बोला गया कि ये वृद्धि कुछ आयु तक ही होती है। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट उत्तकों में होता ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नए कोशिकाएं आ सके। सब में नहीं होती है, जो विभाजन जो सब में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। ठीक है, जिससे कोई भी कोशिका अगर विलुप्त हुई है, डैमेज हुई है, तो वहां पर नई कोशिका आ सके। जैसे किसी का फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, किसी को चोट वगैरह लगी है, तो कुछ समय बाद में देखते हैं कि वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से उसे कोई भी पात्रे संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। पात्रे संवर्धन को इन विट्रो बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब जो लेबोरेटरी में एक तरह से बोलते हैं। ये इस प्रकार से कुछ होता है अपने पास। ठीक है, पेट्रिडिस वगैरह होता है। यहां पर एक कोशिका को अपन लेते हैं, उसको ग्रोथ माध्यम देते हैं, मतलब वृद्धि करने वाला, उसको चारों तरफ पोषक पदार्थ वो देते हैं, तो वो 1 से 2, 2 से 4, एक समय ऐसा आता है कि यहाँ कॉलोनी इसकी बन जाती है। और इसे अपन नग्न आंखों से ना देख के अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो भी आपको दिख जाता है, और उसको गिन सकते हो आप कोशिकाओं से। नग्न आंखों से अपन देखेंगे तो केवल ये लगेगा कि जो उसका कलर जैसे येलो हुआ या ब्लू हुआ वो कलर दिख जाएगा, लेकिन कितनी संख्या में वो तो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, वो यहां पर है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। ठीक है, हमें यह याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होना भी जीव वृद्धि को समझा जाता है। तो ये तो अपन ने बात कर ली संख्या में किस प्रकार से वृद्धि होता है। अब भार की बात करें तो वो भी वृद्धि है। जैसे मैंने आपको बताया पहले 1 केजी से 5, 10 इस प्रकार से वृद्धि हुई। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं। रेगिस्तान में रेत का टीला है, आंधी तूफान आया, यहां पर रेत आके और जमा हो गई, फिर आया, फिर जमा हो गई। तो पहले मान लो कि ये 100 टन का था, तो अब ये जमा होने के बाद में 150 हो गया, फिर 200 हो गया। तो भार तो हुआ है, यहाँ पर भार में वृद्धि तो हुई है। ठीक है, तो यहां अगर भार में वृद्धि हो रही है तो निर्जीव में भी वृद्धि हो रही है, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती, बता दिया मैंने। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती है, जबकि जीवित जीवों में वृद्धि कहां से होती है, अंदर की ओर होती है। अंदर और बाहर ऐसे वृद्धि दोनों तरफ से हो सकती है, मेनली अंदर से। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। क्यों? सजीव और निर्जीव में फर्क अपन देख रहे हैं, तो सजीव में भी वृद्धि हो रही है और निर्जीव में भी हो रही है। चाहे तो भार में हो तो रही है ना, वृद्धि तो हुई है यहाँ पर। तो इसीलिए इसे जो है विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते। लास्ट में जब आएगा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से सजीव का विशिष्ट अभिलक्षण कौन सा।
वृद्धि हुआ, जनन हुआ, या जो भी ऑप्शन दे देंगे, तो वृद्धि उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो निर्जीव में भी होती है और सजीव में भी होती है। जो केवल सजीव होता है वही अभिलक्षण होगा सजीव का। ठीक है, ये तो इसमें कुछ है नहीं। तो जीवों में ये लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उसका विवेचना करके ही ये समझना चाहिए कि जीव तंत्र के लक्षण। चलो आगे चलते हैं। इस प्रकार जनन, दूसरा जो आता है वो अपने पास है जनन। जनन भी जीवों का विलक्षण है। जनन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश से समझो तो समझ में आ सकता है। री का मतलब होता है बार बार, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना। ठीक है, तो एक ये कोशिका थी, एक से इसका उत्पादन हुआ, दो का, दो से चार का हुआ, जीवों में है ये। ठीक है, तो वो होता है जनन। तो जीवों, इस प्रकार जनन भी जीवों का विलक्षण है, लेकिन विशिष्ट है या नहीं इसकी बात करेंगे अपन। विशिष्ट से ही क्वेश्चन पूछेगा। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है, बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, इसके अभिलक्षण लगभग उसके माता पिता से मिलते हैं। जनन वही होता है, जीवों का अपने समान संतति उत्पन्न करने का जनन कहते हैं अपन। ठीक है, तो यही कह रहा है ये। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जनन वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 2 ही है, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में जो लैंगिक अंग है नर और मादा के, वो काम में आ रहे हैं, इस स्ट्रक्चर काम में आ रही है। अलैंगिक में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक में एक ही पिता से, एक ही जो से पेरेंट सेल है, ठीक है, उससे यहां पर बन सकते हैं 2। पिता माता नहीं कह रहा हूं मैं, पेरेंट कह रहा हूं। ठीक है, पैतृक कह रहा हूं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट आगे की जो 3 लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा आप। फंजाई जो है कवक, जिसे अपन कहते हैं, लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। ठीक है, इसे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अलैंगिक का मतलब समझ में आ गया। स्पोर या बीजाणु जिसे अपन कह रहे हैं वो आपके पास इससे गुणन कर रहा है, मतलब संख्या में वृद्धि कर रहा है। 1 से हजारों हो सकता है, लाखों हो सकता है, फिर वो फैल जाता है, चाहे तो हवा के साथ में, चाहे तो पानी के साथ में, दूसरे माध्यम से। इंपॉर्टेंट है। निम्न कोटि के जीवों जैसे यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन जिसे बडिंग कहते हैं, कि कोई भी एक कोशिका है, कुछ समय बाद में इसी की एक छोटी सी ग्रोथ बाहर निकलती है और वो अलग हो जाती है और नई कोशिका बना लेती है, तो वो होता है मुकुलन। तो वो किस किस के अंदर हो रहा है? यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेन एरिया जिसे चट्टागर्मी कहते हैं अपन, एनिमल है एक प्रकार का जंतु, चौथे चैप्टर में से अपन पढ़ते हैं। इसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त या जीवित कर लेता है, इस प्रकार से एक नया जीव बना लेता है। प्लेन एरिया, प्लेटो लेवेंथिस का एग्जांपल है। ठीक है, पुनर्जनन, वापस से जनन कर सकता है, और इसने लिख दिया कि खंडित जो पार्ट है वो नए पार्ट में बना लेता है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा निम्न में से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, पूछा गया भी है। ठीक है, एनसीईआरटी है तो पूछा गया भी है। आगे चलते हैं। फंजाई तंतु में शैवाल, मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन द्वारा, विखंडन का मतलब होता है टूटना। जैसे इनकी जो स्ट्रक्चर है ना, फंजाई, फंजाई में पहले भी बता दिया और वापस बता दिया, तो दोनों होते हैं फंजाई में। ठीक है, जैसे ये इस प्रकार से ये फंजाई है कोई, तो यहां ये है ना, इनमें विखंडन होता है, मतलब खंडन का मतलब होता है टूटना, अलग अलग। वी का मतलब है अलग अलग। ठीक है, तो ये अलग अलग टूट जाएंगे, नए जीव, नई कॉलोनी यहां पर बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ये अलग बना लेगा, ये अलग बना लेगा, इस प्रकार से। तो ये विखंडन द्वारा होता है। मॉस जो है आप पढ़ेंगे पादप जगत में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जब पढ़ेंगे, एलगी, शैवाल भी उसी के अंदर आता है तंतु में, तो उसके अंदर ऐसा होता है। जब हम एक कोशिक जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया या एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये एक कोशिक जीव जो भी इन्होंने लिखे हैं यहां पर, ये सारे क्या है? एक कोशिक है। बैक्टीरिया वगैरह जो मोनेरा के अंदर पढ़ते हैं, अमीबा एक कोशिकी के शैवाल, शैवाल एक कोशिकी भी हो सकता है, बहुकोशिकी भी हो सकता है। तो यहां जनन की वृद्धि जो है पर्यायवाची है। ठीक है, हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। देख लिया अपन ने, कोई डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिक जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के प्रयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक कोशिक में क्या होता है? वृद्धि जो हो रही है उसकी संख्या में वृद्धि इस प्रकार से हो रही है। ठीक है, 1 से 2 बन रही है, और यही आपके पास क्या है? जनन है। तो इन दोनों को अपन सुस्पष्ट नहीं कर सकते, ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे लिखा खच्चर, बंदे कामगर मधुमक्खी, अनुर्वर मानव युगल। ठीक है, ये जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। खच्चर नहीं कर सकता, बंदे कामगर मधुमक्खी, मधुमक्खी भी 3 होती है, नर, मादा या रानी जो होती है वो होती है, इसे भी अपन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इनका काम केवल काम, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उनका काम जो है केवल वर्कर ही है, वो काम ही करती है। और अनर्वर मानव युगल, जिससे अपन ट्रांसजेंडर भी कहते हैं,
जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जीवित तो है, जीवित जीव तो है ये, लेकिन ये जनन नहीं कर सकते। तो क्या अपन जो जनन है, जो रिप्रोडक्शन, जो शब्द अपन यूज में ले रहे हैं, उसे अपन जीवों का विशिष्ट लक्षण मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सभी जीवित जीव रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। अगर केवल जीवित जीव रिप्रोडक्शन करते हैं सारे के सारे और निर्जीव नहीं करते हैं, क्योंकि निर्जीव ये मेरे पास ये नहीं करता रिप्रोडक्शन, तो नहीं करता, तो अपन मान सकते हैं। लेकिन जीवित जीव भी तो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रकार जो है आपका जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। कोई भी निर्जीव जो है वो अपने समान प्रतिलिपि नहीं बना सकता, जनन नहीं कर सकता, लेकिन सारे जीवित जीव भी नहीं कर सकते, इसीलिए इसे नहीं मान रहे, स्टार मार्क इसे कर लीजिएगा। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है, मेटाबॉलिज्म जिसे अपन बोलते हैं, जिसके अंदर सारी जो रासायनिक अभिक्रिया वो आती है, ठीक है। कुछ में जो है सरल से जटिल पदार्थ बनते हैं, कुछ में जटिल से वापस सरल बनते हैं, जिसे अपचय और उपचय अपन कहते हैं, ठीक है। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म जिसे अपन कहते हैं। तो जीवों का जो दूसरा लक्षण है, विशिष्ट अभिलक्षण नहीं बोला इसने, विशिष्ट अभिलक्षण शब्द यूज में ले रहा, ध्यान में आपको रखना है कौन सा सजीव और कौन सा नहीं है। अभी तक तो नहीं है, वृद्धि भी नहीं है और जनन भी नहीं है। तो जीवों का दूसरा लक्षण जो है उपापचयन है, मेटाबॉलिज्म है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। यह रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया वाले हो सकते हैं। जो रसायन है छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे छोटे में अपने पास अमीनो अम्ल वगैरह आ सकते हैं, बड़े में प्रोटीन आते हैं, छोटे में ग्लूकोज है तो बड़े में कार्बोहाइड्रेट आते हैं, वो आ सकते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाएगा, ग्लूकोज जो है आगे चलकर सुक्रोज वगैरह बना देगा। तो ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीव, चाहे वे बहुकोशिक अथवा एक कोशिकों में, हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती है, ठीक है। चाहे तो एक कोशिका वाला हो, चाहे तो बहुकोशिका वाला। एक कोशिका तो उसके अंदर भी कोशिका द्रव्य वगैरह है, उसके अंदर भी ये जो रसायन है वो है। बहुकोशिका तब भी उसके अंदर क्या है, रसायन वगैरह। तो ये जो कोशिकाएं हजारों जो रिएक्शन अभिक्रियाएं वो एक साथ चलती रहती है। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में होगी, चाहे छोटा से छोटा हो। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। मेटाबॉलिक जो विक्रिया है वो नहीं होती किसी निर्जीव में। फिर से जैसे मेरे पास फोन है तो उसमें किसी भी प्रकार की रिएक्शंस जो है वो नहीं होती है। लेकिन अब जो आगे ये कहना चाह रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित होती है। अब जैसे निर्जीव में तो नहीं होती, निर्जीव में इसने कह दिया कि उपापचयी क्रियाएं नहीं होती, लेकिन शरीर के बाहर जो है कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल जैसे देखते भी अपन लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अपन देखते हैं, रसायन जो केमिस्ट्री की प्रयोगशाला उसमें देख सकते हैं। लिखा है इसने आगे और समझाने के लिए, जीव के शरीर से बाहर परक नली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव है। परक नली, टेस्ट ट्यूब जैसे अपन कह सकते हैं, तो वहां जो रिएक्शंस हो रही है वो क्या है, ना तो जीवित है और ना ही निर्जीव है। अतः उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्रे में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्या कहना चाह रहा है। एक तो लिखा है जैविक और दूसरा लिखा है जीवित क्रियाएं। बोले जैविक नहीं है तो जीवित क्रियाएं कैसे? जैविक का मतलब है जीवों के अंदर। जैविक का मतलब क्या है? जीवों के अंदर, ठीक है, ये होता है। और दूसरा लिखा है जीवित क्रिया, तो जीवित क्रियाएं जीवों के बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती, ये कहना चाह रहा था। ये कहना चाह रहा है ये अतः उपापचयी क्रियाएं जो है जीवों के विशिष्ट लक्षण के रूप में परिभाषित होती है, जबकि पात्रे में मतलब बाहर, जीवों से बाहर एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, वो जीवित नहीं है, ठीक है, जैविक नहीं है। पात्रे का मतलब ये कह रहा है कि ये पात्र जैसे टेस्ट ट्यूब है, तो ये जीवों के अंदर नहीं हो रही है, लेकिन ये जो हो रही है वो कैसी है? जीवित क्रियाएं हैं। हमारी बात समझ में? अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। कोशिकीय संगठन का मतलब जो कोशिकाएं हैं जो अपना काम कर रही है, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, ये सारा मेनली कोशिका की बात करें तो वो सुस्पष्ट अभिलक्षण है। उपापचय विक्रिया की बात करें तो वो सुस्पष्ट अभिलक्षण है। चलिए आगे अपन चलते हैं। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है कि प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना। सबसे सुस्पष्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न निहित में कि निम्न में से कौन सा
सबसे सुस्पष्ट जो है अभिलक्षण है जीवों का, तो आपको बता देना है कि जो उद्दीपनों के, जो पर्यावरण के उद्दीपन है उसके प्रति अपन जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके प्रति जो संवेदनशीलता है, उससे जवाब अपन दे रहे हैं या प्रतिक्रिया जो कर रहे हैं वो है। कैसे? हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। संवेदन में नाक, कान या स्किन या आंखें वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। पौधों में ये सब नहीं होता तो उसके अंदर दूसरी प्रोसेस होती है। जैसे पौधे में जो है प्रकाश, पानी, ताप अथवा अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया देखते हैं। पानी ज्यादा है, पानी कम है, तापमान ज्यादा है, तापमान कम है, मुरझा जाएगा, या दूसरे जो जीव हैं उनके प्रति, ठीक है, या जो पॉल्यूशन करने वाले हैं उनके प्रति। तो ये जो सब है इनके प्रति जो पादप को प्रतिक्रिया दिखाता है। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तथा तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट जो सरलतम कह सकते हैं अपन संगठन के स्तर के आधार पर, यूकैरियोट जटिलतम होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह आते हैं प्रोकैरियोट, और में यूकैरियोट्स में कवक से लेकर जंतु तक सारे आते हैं। तो पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तिकाल, दीप्तिकाल का मतलब क्या होता है? दीप्तिकाल का मतलब होता है प्रकाश की उपलब्धता। पादप और प्राणियों, जंतु दोनों में मौसमी प्रजनन के लक्षणों को प्रभावित करते हैं, जो एक स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, उसे अपन कहते हैं मौसमी प्रजनन, ठीक है। तो जनन को प्रभावित करते हैं। अगर जो दीप्तिकाल वो कम है, हो सकता है कि कोई दीप्तिकाल जो है ज्यादा उसकी रेंज होती है तब रिप्रोडक्शन करता है, और कम है तो वो करेगा ही नहीं। तो वो ये प्रभावित एक तरह से कर रहा है, ठीक है। बाह्य कारक है, एक तरह से अपन रेस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन होता है। मानव जो है स्वचेतन है, ठीक है। इसमें खुद की चेतना होती है, एक होती है चेतना और एक होती है स्वचेतना। हरी बात समझ, चेतना मतलब एक तरह से रेस्पॉन्स करना, दूसरा है कि सोच समझ कर सब कुछ, भाई साहब सब कुछ उसको पता है एक तरह से, तो वो है स्वचेतना। इसीलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है, ठीक है। जो पर्यावरण के प्रति अपन कह रहे हैं चेतना आपके पास हो जाती है, विशिष्ट अभिलक्षण। तो पहले उपापचय भी हो गया और चेतना भी आपके पास हो गया। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। कैसे? हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई जाती है। देखते हैं आईसीयू वगैरह में, मूवीज में देखते हैं, रील में भी ऐसा होता है। आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है, मतलब मरे हुए के समान। रोगी में स्व चेतना नहीं है, खुद की उसके अंदर चेतना नहीं है, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता। उसे कुछ भी कर रहे हैं अपन, बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी अपन कर रहे हैं, लेकिन वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ऐसे रोगी जो कभी भी, इस सवाल का जवाब इसी आपको जो स्टेटमेंट लिखा है उसी में मिलेगा। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ सकते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? ठीक है, इसमें लिखा इसका जवाब इसके अंदर ही है। जो अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ सकते, और वापस नहीं आ सकते तो वो क्या होंगे? निर्जीव ही होंगे। ठीक है, अब इसने कंडीशन दी तो अपन ये बोलेंगे निर्जीव। अगर ये बोलता कि ऐसे रोगी जो अपने सामान्य जीवन में वापस आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, तो उसे आप कहेंगे। यहां तो ये बोल रहा कि नहीं आ पाता, तो वो निर्जीव एक तरह से, मशीनों से काम चल रहा है उसका तो सारा का सारा। क्लियर है? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की गाथा है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उद्विकास की बात कर रहा है, इवोल्यूशन की बात कर रहा है। उच्च स्तरीय अध्ययन में जब आप आगे की ओर पढ़ते हैं, 12th क्लास में आएगा ये 7वें चैप्टर में, जीव विज्ञान जो है पृथ्वी पर जैव विकास की गाथा है। पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ है उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं, उसमें अंतर नहीं तो प्रतिक्रियाओं के कारण होती। जितनी भी घटनाएं हो रही है उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसी की वजह से हो रहा है। क्योंकि कोशिका जो है, कोशिका बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक से अंग जैसे सेल, सेल से टिश्यू, उत्तक, उत्तक से अंग ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र बनाता है। ठीक है, तो उत्तकों के गुण जो है कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है। जो उत्तक यहां पर बन रहे हैं वो कोशिका की जो उत्तकों के जो गुण हैं वो कोशिका की वजह से नहीं है, जबकि बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। ये उत्तक है मेरे पास, मान लो, तो इसका जो अभिलक्षण है वो इन कोशिकाओं की वजह से नहीं है, जबकि ये जो कोशिकाएं एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर रही है, एक दूसरे के साथ में मिलकर जो काम कर रही है उसकी वजह से वो उत्तक कहलाएगा। जैसे ये सब एक दूसरे के साथ में जब मिलकर काम करेगी तब वो उत्तक बनाएगा, ना कि इनका ग्रुप जो है। सारी बात समझ है, तो ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये क्या कह रहा है? घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण हो रहा है। इसने इस पॉइंट को समझाया यहां पर, किस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहे हैं,
उसी हिसाब से उसे उत्तक का जो काम है वो यहां पर हो। ठीक है, इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं। जैसे अंग है मेरे पास, अंग में जैसे मैं बोल देता हूं मेरे पास टंग है कोई, या दांत है मेरे पास, या ग्रसिका है, कुछ भी है। ठीक है, ग्रसिका है मेरे पास, तो ये जो ग्रसिका बनी है इसके जो यहां पर इसके जो क्या लिखे इसने आणविक जो घटक है उसके कारण नहीं है। आणविक घटक का मतलब इसके जो अणु वगैरह हैं इसमें सेल वगैरह है उसकी वजह से नहीं है, बल्कि ये जो आणविक घटक है, जैसे मान लो ये 3 आणविक घटक है तो इनकी वजह से नहीं बनी है अंग, ये इनकी जो यहां पर पारस्परिक प्रतिक्रिया हो रही है उसकी वजह से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया के कारण ये होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों चारों लाइनें। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक, उच्च स्तरीय संगठन का मतलब जैसे कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र बनेगा, तो वो इसी प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं उच्च स्तरीय संगठन। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव जो है स्व प्रतिकृति, अपनी प्रतिकृति खुद बनाने में सक्षम है, मतलब जन्म करता है, विकासशील, विकास उसका होता रहता है, तथा स्वयं नियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, अपना नियमन खुद कर सकता है। क्रियाशील एक सिस्टम है, तंत्र जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है। ठीक है, बाह्य उद्दीपन जो भी हो सकते हैं, जैसे ताप, हवा, जो भी है, बारिश, धूल, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है। तो ये जीव की परिभाषा इसने लिख दी है यहां पर। आप अगर 11th क्लास में तो लिख सकते हैं, और आप नीट के स्टूडेंट है तब भी ऑप्शन में इसे बना करके क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो जीव क्या है? जीव है स्व प्रतिकृति, विकासशील, स्वयं नियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है, ये तो सेम वही है, ऊपर जो लिखा वो नीचे लिख दिया। वर्तमान, भूत, भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशुन होता है। जो आपका पास्ट है, जो आपका प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पास्ट में तो वो था मेरे साथ, मेरा दोस्त, और फ्यूचर में वही रहेगा, क्या वो नहीं। यहां बात हो रही जो भी आनुवांशिक पदार्थ है उसकी, जीन वगैरह के सेंस में, जो 12th क्लास में अपन पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। ठीक है, तो वो साझेदारी करते हैं, लगभग सेम होता है, कुछ एक हो सकते हैं अलग हो। अब दूसरा जो टॉपिक अपने पास है वो है जीव जगत में विविधता। ये तो जीवों की अपन ने बात कर ली, जीव क्या है, निर्जीव क्या है, क्या डेफिनेशन। अब विविधता, क्या जीव सब एक ही है या अलग अलग है? तो जो अलग अलग है उसे अपन बोल रहे हैं विविधता, या कह रहे हैं डाइवर्सिटी। मनुष्य जो है केवल वो ही नहीं है इस अर्थ पर, बहुत सारे जीव है, पादप है, जंतु है, दूसरे छोटे हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। तो वो जो विविधता आ रही है वो है एक तरह डाइवर्सिटी। तो यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी में पौधे हो सकते हैं। इजी सी लाइन है, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, मैंने बताया आपको, लेकिन आपके आसपास ही है। आप बोल रहे हो सकता है कि मैं बोल रहा हूं, मतलब अभी तो मेरे मुंह में जा रहे हैं, आप सुन रहे हो सकता है कान में जा रहे हो। ठीक है, वो दिखते नहीं है, एक तरह से कहने का तात्पर्य है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, मतलब पहले मैं जहां बैठा हूं मेरे रूम में मैं देखूं तो मुझे कुछ जीव मिलेंगे, फिर मैं मेरे घर में आता हूं तो मुझे और ज्यादा मिलेंगे, फिर मैं मेरे अपने जो अपना मेरा होम टाउन है वहां मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा मिलेंगे। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे जीवों की जो संख्या है वो भी यहां पर बढ़ेगी। तो वो यही पॉइंट कह रहा है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी। एक तो आप इंडिया में है, एक आप अजमेर में है, एक राजस्थान में, एक इंडिया में, और एक आप इस पूरी पृथ्वी पर है। तो कहां ज्यादा मिलेगी? पृथ्वी पर मिलेगी, अजमेर में कम मिलेगी। ठीक है, स्पष्ट रूप से यदि आप किसी सघन वन में जाए तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या पर उसकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। सघन वन में, सघन है तो वैसे ही मिलेंगे। इस प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति या स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। स्टार मार्क कर लीजिएगा, 5 स्टार। पूछ सकता है, नारी बात समझ। अब तक जो ज्ञात है वो, अब तक जितना अपन को पता चला है, अपन को तो 20-25 ही पता होगा, जो साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक होती है, मतलब हो सकती है, संभावना बताई इसने। इसे ही अपन बोलते हैं जैव विविधता, बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है जीवित जीव में जो विविधता आ रही है। एक जीव जो है कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक इंसान है, एक गाय है, एक भैंस है, कुछ दिख नहीं रहे, तो वो विविधता हो गई।
8वां, पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। जैव विविधता कह दो, जीवों की संख्या कह दो, ये जीवों के प्रकार कह दो, अलग अलग होंगे। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहां तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, नए नए जीवों का पता लगता रहता है। तो चलती रहेगी, वो तो साइंस है, ठीक है। कुछ खत्म हो रहे हैं, कुछ नए बन रहे हैं, कुछ भी नहीं पता अपने को, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो चुका है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं। हम पौधों और प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे यहां पर जो नीम है अजमेर में, उसे हम नीम कह रहे हैं। हो सकता है कि तमिलनाडु की साइड में आप जाओ तो उसे कुछ अलग बोले, जम्मू में आप जाओ तो कुछ अलग बोले, जबकि है क्या, वो नीम ही है। तो एक ही देश में या जो जगह जैसे बदल रहे उसके हिसाब से उसके लोकल नाम बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। लड़ने लग गए, बताओ अजमेर और तमिलनाडु, नहीं ये तो नीम है, वो बोले नहीं नहीं ये तो जो भी उसका नाम है, मुझे नहीं पता तमिलनाडु में क्या है, ठीक है। तो भ्रमकारी स्थिति हो सकती है, इसीलिए इनको एक कॉमन विधि से अपन क्या कर रहे हैं, इनका नोमेनक्लेचर वगैरह करेंगे कि हाँ भाई ये जो है इसके ये लक्षण है, इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से इसका जो भी है सारा सिस्टम है, आपके भी ये तो हाँ ये सेम ही है, आप भले अलग अलग नाम से इसे बुला लो, ठीक है। तो यदि हमने ऐसी कोई विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। चर्चा का मतलब उसके बारे में देखना सुनना जो भी। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वे उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है, और इस प्रकार को इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं नोमेनक्लेचर या नाम पद्धति, ठीक है। जो नेम है वो तो सेम है ना यार, चाहे तो इंडिया में हो, चाहे अजमेर में हो, चाहे तमिलनाडु में, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका, कहीं पर भी, अंटार्कटिका, वो तो सेम है। और वो सेम है तो इसे सारे विश्व में एक ही नाम से जाना चाहिए, भले लोकल में कुछ भी हो। तो उसे अपन कह रहे हैं नाम पद्धति या नोमेनक्लेचर। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको पहचानना। और ये नोमेनक्लेचर जो है वो कब संभव है, नामकरण कब संभव है, जब उसे अपन पहचान लेंगे कि हाँ भाई साहब इसकी भी यही ऋतु में पतझड़ है, इसकी भी यही कोशिकाएं इस प्रकार से वृद्धि करती है, ये सीजन में ये होता है। जब अपन सारा सब कुछ पहचान लेंगे तब ये नामकरण पॉसिबल है, ठीक है। अरे क्लियर है ना इतना से यार, चलते हैं आगे। तो अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई, जिससे अपनी स्टडी आसान हो जाए, चाहे कहीं पर भी आप करो। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम और कसौटी है, जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, हिंदी को इसने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसने लिख दिया है, ICBN की फुल फॉर्म लिख दी। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ये तो बॉटनिकल का मतलब पादपों की बात कर ली, इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, कोड का मतलब एक कोड दे दिया, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण है। अब जंतुओं की बात करेंगे, ICZN वो हो जाएगा, Z का मतलब जूलॉजी, और जूलॉजी होता है जंतु जगत, नहीं बाकी भी होता है, कवक के लिए अलग हो सकता है या बैक्टीरिया के अलग हो सकता है। अभी जो अपने को दे रखा है वो अपने को पढ़ना है। तो आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे होता है, जंतुओं का कैसे होता है। तो प्राणी वर्गीकविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZ कर दिया बॉटनी की जगह, यह बनाया है जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। तो ये जो संस्था है ये क्या करती है कि इनकी पूरी कोशिश होती है कि जो जीव है उसके लक्षण मिल रहे हैं, उसको पहचान लिया आपने, तो उसको समस्त जगह, ठीक है, विश्व में एक ही नाम से उसे जाना जाए। बाकी लोकल नाम कुछ भी, लेकिन इसकी स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। ये वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो, ठीक है, क्लियर है। एक नाम नहीं, एक ही नाम जो है वो किसी दूसरे जो भी है जीव उसका नहीं होना है, और जो कॉमन है उसको एक ही नाम से जाना जाए, चाहे कहीं पर भी हो, विश्व में हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। तो ये जो नामकरण की पद्धति है वो यहां पर है। वैज्ञानिक नाम जो दे रहे हैं वो किस प्रकार से, तो प्रत्येक जो नाम है, किसी भी जीव का जो नाम है, किसी भी जीव का जो नाम है उसके 2 घटक होते हैं। नाम के 2 घटक होते हैं, ठीक है। नाम के 2 नाम नहीं होते, 2 घटक होते हैं। एक होता है वंश नाम और दूसरा होता है जाति संकेत पद। एक होता है वंश का और दूसरा होता है जाति का, ठीक है। अभी समझ में आएगा आपको वंश क्या जाति क्या है।
इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के घटक होते हैं उसे द्विपद नाम कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसे कहते हैं। द्विपद नाम में कितने पद आ रहे हैं? दो पद आ रहे हैं, एक जाति का और दूसरा वंश का, तो ये हो गया द्विपद। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इंपॉर्टेंट है, बंदे का नाम है कैरोलस लीनियस, कोई जीव जंतु वगैरह नहीं है। है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, होमो सेपियन है, लेकिन कैरोलस लीनियस नाम है इनका, जिन्होंने द्विपद नाम दिया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। इससे पहले भी आए थे और इसके बाद में भी आए थे बहुत सारे नोमेनक्लेचर के नियम, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से यही अपने को चलना है। किसी की भी मॉड्यूल में कुछ भी दे रखा वो नहीं ध्यान में अपने को रखना, यही ध्यान में रखना, ठीक है। सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की जो विधि है उसको समझाएं। समझा तो भाई साहब, हम तो समझने के लिए बैठे हैं। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। ये तो हिंदी में इन्होंने लिखा है, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अभी तो केवल लिखा है, नामकरण के हिसाब से मैं समझाता चलूंगा। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम किसी द्विपद है। इसमें जो मैंजीफेरा है वो वंश का नाम है। जो पहला नाम आता है किसी भी, पहला जो घटक होता है वो वंश का होता है, हमेशा किसी भी जीव का ध्यान में रखना है। दूसरा जो आता है वो जाति का आता है, और तीसरा अगर आए तो वो हो सकता है कि वैज्ञानिक का नाम हो इसके सम्मान में। जबकि इंडिका जो विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक जो नियम है, 4 नियम आपको ध्यान में यहां से रखने भाई साहब। कैसे रखेंगे, चलते हैं ध्यान में। जैविक नाम जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो लेटिन भाषा में होता है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था जब मैं तैयारी करता था, लेटिन क्या है, जर्मन क्या है, ठीक है। ये सब बहुत मेरे को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेटिन भाषा में होता है जो नाम होता है वो तिरछे अक्षरों में, जैसे मैंने थोड़ा सा तिरछा लिखा, आप देख सकते हैं। नहीं दिखता है तो इस प्रकार से लिख देता हूं, तिरछा मैंजीफेरा, ठीक है। तिरछा है थोड़ा सा यार, समझो इसको, इस प्रकार से है, ये सीधा नहीं है। एक तो इस प्रकार से लिखूं मैं, मैंजी फेरा, 7 फेरा, नहीं अरे है कि नहीं, तो ये मैंजीफेरा तिरछा हो गया कुछ इस प्रकार से। तो तिरछा अक्षरों में लिखते हैं, किसमें, लेटिन भाषा में जो होता है वो तिरछा अक्षरों में से लिखते हैं। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इससे इन्हें लेटिनीकरण अथवा लेटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, जैविक नाम में पहला जो शब्द है वंश नाम होता है, दूसरा जाति का होता है, डिस्कस कर लिया। तीसरा, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है। एक लाइन में इसी के आगे लिख सकते हो, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो नहीं लिखे यार मैंने, ठीक है। उसके बाद में हाथ से लिखने के साथ साथ में आप क्या करेंगे, इसको रेखांकित, अंडरलाइन करेंगे। छपाई में तिरछा होना चाहिए, ठीक है। रेखांकित करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। लिखने पे तो इसको रेखांकित करेंगे, लेकिन जब छाप रहे हो इसे तो तिरछा छापेंगे। वही लिखा तिरछे अक्षरों में, सेम है। ये रेखांकन उनके लेटिन उद्भव को दिखाता है, तो ये लेटिन उद्भव ही है यहां पर भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा है, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है बड़े अक्षर में होना चाहिए, जैसे एम लिखा मैंने, बड़ा है यहाँ पर। जबकि जाति संकेत पद में जो छोटा होना चाहिए, ये देखो, ये मैंने कहा ना, मैं केवल समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। ये जो आई आएगा वो कैसा आएगा यहाँ पर, वो आएगा स्मॉल, ये इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट है, हिंदी में इन्होंने लिखा, लेकिन इंग्लिश के नाम से इनको समझाया, तो इंग्लिश का नाम भी आप साइड में लिख लीजिएगा जिससे समझ में आ जाए। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिख दिया, तो अगर कैरोलस लीनियस ने इसका नाम बताया तो इसे लिख देंगे लिन, लो साहब लिन, है ना। तो अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखा। जैसे लिन लिखा है इन्होंने, मैंजीफेरा इंडिका लिख, मैंने भी यहां लिख दिया लिन। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन जो है लीनियस ने किया था। अलग अलग साइंटिस्ट के नाम अलग अलग जगह अपन लिख सकते हैं। चलते हैं आगे, इजी पॉइंट आगे वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, लगभग नहीं 100% असंभव है। कितने को करोगे, इंसान का एक जीव का अध्ययन करने में उसका बुढ़ापा आ जाता है, फिर नया जो आता है फिर वापस वही शुरू से कर देता है, उसको समझ में नहीं आता कुछ इस बंदे ने क्या सर्च किया था। तो असंभव ही एक तरह से। इसीलिए ऐसे युक्ति बनाने की आवश्यकता जिसे संभव कर सके। तो संभव कैसे इसे कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्गीकरण, इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। 2 शब्द तो पहले आपने सुन लिए हैं, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन। अब है आपने आइडेंटिफाइड कर लिया, उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, उसको आप क्लासिफाइड कर दो, वर्गीकृत कर दो। सेम सेम वालों को एक साथ रख दो। आप और मैं सेम है दिखने में, थोड़ा बहुत बोलने में, आंख कान नाक हाथ पैर सेम है, तो अपन को अलग रख दिया, कुत्ता बिल्ली को अलग रख दिया, तो वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो डेफिनेशन देखिएगा वर्गीकरण की,
वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। दृश्य गुणों जो अपन देख सकते हैं उसी के आधार पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है शब्द इसके अंदर। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्तों, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। मैं बोलता हूं शेर, आया दिमाग में। मैं बोलता हूं बिल्ली, आई दिमाग में बिल्ली। मैं बोलता हूं इंसान, अब वो इंसान आपका फेवरेट जो होगा वो आएगा दिमाग में, ठीक है, तो आ सकता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? कुत्ते का। स्पष्ट आप कुत्ते ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। समझने जैसा कुछ नहीं है, हटाओ। अब यदि एल्सेशियन, अरे यार, के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। एल्सेशियन कुछ दिमाग में आया ही नहीं, तब पता होगा तब तो आएगा। तो दृश्य गुण अपन ने उसे देखा ही नहीं कभी, तो कहां से आएगा? इसी प्रकार से मैं बोलूं आयरन मैन, जिसने देखा उसको आ जाएगा। हैरी पॉटर आ जाएगा। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल हैं। स्तनधारी को एक तरह से इसने डिफाइन किया, इंपॉर्टेंट है। स्तनधारी मेमल्स स्तन को धारण करने वाले होते हैं, लेकिन बाह्य कान कुछ के अंदर भी होते हैं, 7 कान, है ना। तो बाह्य कान इसने लिखा है और शरीर पर बाल। इसी प्रकार पौधों में यदि गेहूं के विषय में चर्चा करें तो गेहूं का पौधा ही आएगा। इसीलिए ये जो सभी हैं, कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है। क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं ये वर्ग बना रहे हैं छोटे छोटे, जिसका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है, ठीक है। ये वर्ग है, जैसे कुत्ता है तो कुत्ता आप जैसे ही बोलेंगे सोचेंगे तो कुत्ते जैसा आपको प्रतिबिंब दिमाग में बनेगा। लेकिन क्या सारे कुत्ते एक जैसे हैं? नहीं, अलग अलग उसकी जो है, नाम तो मुझे भी नहीं पता नहीं कौन कौन से कुत्ते पालते हैं आस पड़ोस वाले, ठीक है, उनकी अलग अलग ब्रीड होती है। तो वो जो है वो एक तरह से वर्ग है, उसे अपन कह रहे हैं वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा। क्या कह रहे हैं? टेक्सा। यहां आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधा भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है, इसमें भी अलग अलग वैरायटी हो सकती है, केवल जरूरी नहीं कि एक ही पौधा है पूरे विश्व में गेहूं का, एक ही प्रकार का। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टेक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? तो इसमें क्या जानना है तो पता है। इसीलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताते हैं। स्तनधारी प्राणी है कुत्ता, तो जो प्राणी है वो अलग टेक्सा है, ठीक है। प्राणी जो जीव है, जो जंतु है वो अलग है। जंतु में कुत्ता भी आ रहा है, बिल्ली भी आ रहा है, हम भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। स्तनधारी में जो केवल स्तन को धारण कर रहा है, जिसके बाह्य कान शरीर पर बाल है, वो है। कुत्ता जो केवल कुत्ता जैसा है। तो ये अलग अलग स्तर पर अलग अलग टेक्सा है, ठीक है। प्राणी का अलग टेक्सा है, ये स्तनधारी का अलग, कुत्ते का अलग, बिल्ली का अलग, ये सारे क्या है? अलग अलग स्तर पर अलग अलग टेक्सा है, ये वर्ग है। आ गई बात समझ में? ठीक है ना, चलते हैं आगे। चलो भाई साहब चलते हैं आगे। इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत करते हैं, गुणों के आधार पर, ठीक है। पहले तो अपन ने बात की थी क्लासिफिकेशन जो था दृश्य गुण है उसके आधार पर। गुण में जैसे अपन बात करें तो किस प्रकार का वो, रचना कैसी, उसकी कोशिका की रचना कैसी, मतलब कोशिका वगैरह का क्या है सीन, विकासीय क्रम, उनका जो विकास है वो कैसे हुआ है, जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक, पारिस्थितिक का मतलब किस प्रकार के एनवायरमेंट में वो रह रहा है वो आवश्यकता है, या आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। इनको आपको ध्यान में रखना है, नीट में सीधा पूछेगा निम्न में से कौन सा जो है, कौन से गुणों के आधार पर सभी जीवों को वर्गीकृत कर सकते। 4 दे देगा या 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, जो भी है उपरोक्त सभी दे देगा। तो ये जो लिखा है ना टाइप, जो स्ट्रक्चर वगैरह, रचना वगैरह है, कोशिका की रचना कैसी है, विकासीय प्रक्रम कहता है कैसा है, पारिस्थितिक सूचनाएं कैसी है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। इसीलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी के आधार हैं, ठीक है। विशेषीकरण, पहचान, पहचानना आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, नाम पद्धति नोमेनक्लेचर आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी के आधार हैं। आ गई बात समझ में? ये वर्गीकी जो क्लासिफिकेशन उसका क्या है? बेसिस है। वर्गीकी कोई नई नहीं है, मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है। पहले से ही करता था, अभी भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य सोचता कि मैं ही सब कुछ हूं इस अर्थ पे, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे या उपयोगी हैं या रहेंगे,
जैसे कुछ लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं, तो वो उनके लिए हो सकता है उपयोगी हो। तो बार बार उसी में दिन रात लगे पड़े हैं। ये तो नहीं कि पृथ्वी को एक अच्छी सी जगह बनाए जो सुकून से शांति से रह सके, नहीं। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। उस समय तो बहुत संघर्ष किया था उन्होंने, ठीक है। भोजन तलाशना, कपड़े तलाशना, रहने की जगह, मकान कहां थे उस समय। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। किस प्रकार से उपयोग आ रहा, उपयोग नहीं आ रहा। अगर उपयोग में आ रहा, जैसे जैसे तीसरे चैप्टर, दूसरे चैप्टर में भी अपन पढ़ते हैं, उपयोग में आ रहा है, यूजफुल है, तो वो जो है वर्गीकरण उसे आपने कर दिया कि मेरे पास ये यूजफुल है तो मैं इस प्रकार से करूंगा, नहीं है तो चलो इस प्रकार से करेंगे। तो उस प्रकार से उपयोग पर ये आधारित है जो वर्गीकरण है वो। क्लियर है। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। काफी समय से मानव जो विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने, जीवों के विषय में जान रहा है, वो उनकी डायवर्सिटी के बारे में संबंध में रुचि ले रहा है। अध्ययन की इस शाखा को अपन वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो अध्ययन अपन कर रहे हैं, जिसके बारे में अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण या इंग्लिश में देख लीजिए सिस्टमैटिक्स कहते हैं। एक सिस्टमैटिक एक सिस्टम से, ठीक है। अब सिस्टमैटिक जो है वो शब्द आया लेटिन शब्द से, ध्यान में रखना, लेटिन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिस्टमा से आया है। सिस्टमैटिक शब्द जो है वो किससे आया है, सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। एक सिस्टम में उसे आप क्या कर रहे हो, व्यवस्थित कर रहे हो उसे, ठीक है। चाहे तो उसको उसके उपयोग के आधार पर, अनुपयोग के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर, उसका जो पारिस्थितिक जो वातावरण उसके आधार पर, तो वो आपके पास है। और लीनियस ने अपने पब्लिकेशन को टाइटल सिस्टमा नेचर चुना। नेचर का जो सिस्टम है, लीनियस ने जो पब्लिकेशन किया था सिस्टमा नेचर, नेचर का जो सिस्टम है, लीनियस ने अपना जो पब्लिकेशन था उसका टाइटल यही रखा था, ठीक है। वर्गीकरण पर कैरोलस लीनियस, ध्यान में रखना, 2 बार आ चुका आपके पास। किस किस प्रकार में आया वो आपको ध्यान में अब याद रखना पड़ेगा। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ाया गया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति में। एक वर्गीकरण अलग है और वर्गीकरण पद्धति अलग है, ठीक है। अध्ययन की शाखा को अपन ने क्या कहा था, वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक कहा था, जिसमें जीवों को अपन जान रहे हैं, उसकी विविधता सही, उसके जो रिलेशन, उसके संबंध है, उसमें रुचि ले रहे हैं, वो है वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स। लेकिन इसी सिस्टमैटिक्स में आपके पास 3 शब्द और आ रहे हैं, एक तो पहचानना, एक नामकरण करना और एक वर्गीकरण करना, ठीक है, सिस्टम से। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास के संबंध का भी ध्यान में रखा गया। तो ये अपन ने पहले भी विकास प्रक्रम जो था वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा जो आता है वो आपके पास है वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण जो है एकल सोपान प्रक्रम नहीं, एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, केवल एक नहीं है, वो एक स्टेप वाला नहीं है। इसमें पदानुक्रम, पद का अनुक्रम एक तरह से सोपान है, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को दर्शाता है। जैसे अपन ने बात की थी पहले, प्राणी जो था ये एक वर्ग है या एक टैक्सा है। उसके बाद में आपके पास जैसे आता है मनुष्य ले लो, ठीक है, मनुष्य ले लो, होमो सेपियंस ले लो, तो ये आपके पास क्या एक टैक्सा है, ये वर्ग है। कुत्ता ले लो, वो अपने स्तर पर है, ठीक है, ये कुत्ता ले लो अपन, तो ये अपने पास एक टैक्सा। लेकिन मनुष्य और जो कुत्ता है वो क्या स्तनधारी, तो स्तनधारी भी एक टैक्सा है खुद से। तो ये जो है एकल सोपान नहीं है, मतलब एक स्टेप में आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, अलग अलग है इसमें। तो चूंकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। संवर्ग जो है समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे वर्गीकी संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। प्रत्येक सोपान और वर्ग जो है प्रदर्शित करता है पदानुक्रम, जो है एक सिंगल नहीं है, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना। दूसरा रखना अलग अलग, जैसे अभी मैंने आपको बताया अलग अलग जगह पर अलग अलग टैक्सोन हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं। टैक्सा जो था उससे तो अपन कहते हैं वर्ग, टैक्सोन जो होता है उससे अपन कहते हैं वर्गक, ठीक है। तो जो संवर्ग जो है, चूंकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था, ये व्यवस्था अपने पास, इसीलिए इसे कहते हैं वर्गीकी संवर्ग। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है।
प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है, इसे प्राय वर्गक या टैक्सोन कहते हैं। संवर्ग जो है वर्गीकरण की एक इकाई है, इसे मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश और हिंदी में बता दिया मैंने आपको। वास्तव में ये क्या है, एक पद दिखाता है जो वर्गक या टैक्सोन है, ये भी मैंने आपको बता दिया। वर्गीय संवर्ग तथा पदानुक्रम का एक वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। जैसे कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है। इंसेक्ट जो है वो क्या है, जो जीव है उसका एक वर्ग है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद होती है। अब ये तो आप जब कीट पढ़ते तो उसके अंदर आता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 जोड़ी संधिपाद जुड़े हुए जो पैर होते हैं इसके अंदर कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये एक ही है पैर लेकिन ये जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसीलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया है। तो इसे अपन वर्गीकरण कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, टैक्सा या जो टैक्सोन है वो अपन कह सकते हैं। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? तो बहुत सारे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्मरण रहे कि वर्ग जो है संवर्ग को दिखाता है, जो टैक्सा है वो एक तरह से दिखा रहा है टैक्सोन को। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई है। यहां जैसे ये क्लासिफिकेशन जो सिस्टम से अपन ने किया था, तो ये क्या है आपके पास, ये जो सारे हैं वो क्या है, वर्गीकरण की एक इकाई है, एक यूनिट है। ये वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारिकी समूहन। ये जीवित जीवों के लिए ही अपन कर रहे हैं, ना कि केवल उसको देखकर आकार के हिसाब से नहीं है, ठीक है। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए, वर्ग क्लास, संघ जो लिखा ना यहां पर, ये संघ जो है फाइलम जिसे अपन कह रहे हैं इंग्लिश में, ये जंतुओं के लिए, जबकि जो भाग लिखा है वो पौधों के लिए, गण जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, कुल जिसे कहते हैं फैमिली, वंश जिसे कहते हैं जीनस तथा जाति जिसे कहते हैं स्पीशीज का विकास हुआ है। क्लियर है। पौधों और प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विशिष्ट संवर्गों में कैसे रखते हैं। अब पहले तो ये जो है ना 7 नाम लिखे हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति आते हैं। पादपों के लिए अगर पूछा जाए तो पादपों में भाग आता है, फाइलम नहीं आता है, ठीक है, फाइलम नहीं आता है। अब सबसे पहले तो ये पूछना अपने को कि ये जो जीव है वो इन संवर्ग में कैसा है, कि कौन सा संघ में क्यों आया, ये जाति में क्यों आया, ये वंश में क्यों आया, ये तो ये किस आधार पर आए हैं, ये सबसे पहला अपना सवाल है ना। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होता है। यह समान प्रकार के जीवों अथवा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तो विभिन्नता को पहचानने में सहायता करते हैं। समानता अथवा विभिन्नता, कुछ जो जीव हैं जैसे कैट और डॉग, कुत्ता और बिल्ली है, इसमें कुछ समानता है, दोनों में कुछ ना कुछ समानता है, तो ये आगे चलकर किसी एक सामान के अंदर अपन रख देंगे। इसको समझने का सिंपल सा एक तरीका है, जैसे मान लो ये कोई 2 ए और बी जो है ये समान है, तो इनको समानता के आधार पर अपन ने रख दिया सी के अंदर। अब मान लो डी और जो ई है वो एक दूसरे समान, इसे समानता के आधार पर अपन ने लिख दिया एफ के अंदर। क्लियर है। तो ये सी और एफ यहां पर अलग अलग यहां पर हो चुके, ठीक है। तो स्पीशीज 1.3.1 अपन देखते हैं, जाति क्या है। वर्ग की संवर्ग में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। मौलिक समानता, ठीक है। मौलिक का मतलब जो बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं वो अगर है, या बिल्कुल आसपास है, जैसे फैमिली की बात करें कि आपकी फैमिली में चाचा के लड़के, तो वो आपके भाई है, कजन है। फिर दूर आप जाते हैं तो फिर वो डिस्टेंस मतलब एक तरह से दूरी आ जाती है, ठीक है। तो वो एक तरह से उसकी बात करें मौलिक समानता की, आपका जो पैतृक है, दादा जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम किसी भी स्पीशीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग रख सकते हैं।
अगर समीपस्थ है, संबंधित स्पीशीज समीपस्थ, लेकिन फिर भी अगर उनमें आकार जो है वो अगर अलग है, भिन्न है, तो उसे अपन एक दूसरे से अलग रख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, चाहे जाति में आए, चाहे जीनस में, फैमिली, किसी में भी आए, साथ जो अपन ने पढ़ रहे हैं, तो जो भी एग्जाम्पल आए वो आपको ध्यान में रखना है। हम इसके लिए मेंजिफेरा इंडिका आम पहले डिस्कस कर लिया है। आलू, अब साइंटिफिक नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि ये वंश है और ये जाति है तो बाकी याद ना रखे। आलू का साइंटिफिक नेम पूछ लिया, सोलेनम ट्यूबिरोसम, ठीक है, तथा पैंथेरा लियो, शेर जिसे कह रहे हैं अपन, के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो जाति संकेत पद है, ये आपको पता है सिंपल सा। जबकि पहला जो शब्द है मेंजिफेरा, सोलेनम और पैंथेरा जो है वो वंश के नाम है, ये भी आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह टेक्सा अथवा संवर्ग का निरूपण करते हैं। ये टेक्सा है, टेक्सा किस बेसिस पे, ये भी आपको पता है साहब। टेक्सा और टेक्सोन मैंने आपको बता दिया था, है ना। टेक्सा और टेक्सोन जो शब्द है उसको मैंने आपको बता दिया था। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। वंश की जो बात कर रहे हैं उसमें एक से अधिक जाति हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये दादा है साहब, ये इसके बेटे हैं और ये इसके वापस से इनके बेटे हैं, ये है ना। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि इनके लिए ये जो है ये वंश है, क्या है, वंश है, और इसके लिए ये जो है ये क्या है, जाति है। तो एक वंश में एक से अधिक जाति हो सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। एक वंश में एक से अधिक जाति हो सकता है, जो उनमें हो सकता है कि आकार के आधार पर, मतलब वो समानता है कुछ, ठीक है, तो कुछ समानताओं के आधार पर अपन इसे रखेंगे कि इनमें जो है भाई साहब ये जो दोनों भाई है इसमें कुछ समानता है, इसीलिए ये इसके पिताजी हैं, जीन समान होंगे इसके अंदर अगर बात करें तो। फिर इनका जो है ये समान होगा, ठीक है ना, इनका जो है ये समान यहां पर होगा। अगर मैं बात करूं इन दोनों के लिए, तो इन दोनों के लिए ये समान है, ये दोनों समान इसके लिए, लेकिन इसके लिए तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये जो दोनों है इसके लिए ये वंश हो गया, इन दोनों के लिए ये वंश हो गया और ये जाति हो गई। हरी बात समझ में। तो प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिसमें आकार की गुण समान हो को दिखाते हैं। आकार की गुण क्या है, समान है। उदाहरणतः लिखा, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत है जिसे टिग्रिस कहते हैं, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। सोलेनम वंश में नाइग्रिम और मेलाजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है, होमो सेपियंस अपना पूरा नाम है, होमो वंश और सेपियंस जाति है, इसीलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो जितने भी वैज्ञानिक नाम है वो आपको ध्यान में रखना, चाहे आलू हो, चाहे शेर हो, चाहे आम हो, चाहे इंसान हो, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं वंश, जिसे अपन कहते हैं जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि ये दादा है साहब और ये बेटे हैं, ये दादा के पोते और पिताजी के बेटे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपके पास आगे से आगे चलता रहेगा ऐसा। जैसे जैसे वंश के आगे आप फैमिली जैसे कुल वगैरह पढ़ेंगे, गण वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें आगे से आगे चलता रहेगा, एक ऊपर की ओर अपन चलेंगे, ठीक है। इनके भी बेटे होते रहेंगे, यहां पर कहने का तात्पर्य है। तो इनमें समानता है, ये इसमें आएगा, इनमें समानता है, इसमें आएगा, इनमें समानता है, इसमें आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये जाति है तो ये वंश हो गया, वंश के आगे वाला जो आएगा वो इसके आ जाएगा, समानता और विभिन्नता के आधार पर। इसी से आपको ध्यान में रखना है। तो वंश में एक संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है। जैसे मान लो ये आपके पास स्पीशीज है और ये जीनस है, वंश है। अब ये इसके बेटे हैं तो ये संबंधित है, ठीक है। जबकि इसके अगर जो बेटे होंगे वो इससे थोड़ी संबंधित होंगे, नहीं होंगे, सब सिंपल से ध्यान में रखना है। हम कह सकते हैं कि वंश जो है समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है, ये बिल्कुल सगे भाई हैं ये। उदाहरणतः आलू, टमाटर और बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। जैसे शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथेरा पार्डस तथा पैंथेरा टिग्रिस जिसमें बहुत से गुण हैं वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। पैंथेरा है तो वंश ही, जबकि स्पीशीज जो है वो अलग है। जैसे टिग्रिस लिखा है, पैंथेरा जो पार्डस लिखा है और जो लियो लिखा है, ये क्या है, जो है अपनी जाति है। ये वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती से भिन्न है, ठीक है। बिल्ली का वंश पूछे तो कौन सा आएगा, फेलिस यहां पर आ जाएगा। क्लियर है। चलते हैं आगे कुल में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूं, इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है भाई साहब। समानता और असमानता है ना, इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ये आप पेडिग्री जिसे अपन कहते हैं, वंशावली विश्लेषण, उसका जैसे चित्र आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे लास्ट में ये अपने पास जगत आ जाएगा। अभी 7 तक अपने को चलना है, 2 अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो वंश है और जो कुल है वो अपन, सॉरी जाति जो है वो अपन ने पढ़ लिया, कुल अपन पढ़ रहे हैं। अगला संवर्ग जो है वो कुल है, जिसमें संबंधित वंश आता है। जैसे मान लो ये मेरे पास
ये इस प्रकार से था कुछ। अभी तक मैंने यहां तो ये जाति हो गया, ये वंश हो गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, कुल आ गया। अब वंश में तो संबंधित जाति है ये, कुल में क्या आएगा, संबंधित वंश आएगा। ऐसे ही सब में चलते रहना, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा सब, ठीक है। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता रखते हैं। जाति ये सगे भाई है, ये वाले जो सबसे नीचे जो बताया जा रहा है ये क्या है, सगे भाई है। ये है जो सगे भाई, इसमें समानता ज्यादा होगी, इनमें समानता ज्यादा है। लेकिन क्या इन दोनों में समानता ज्यादा है, नहीं, इन दोनों में समानता ज्यादा है साहब, बिल्कुल सही बात है। समझ में आ रहा ना। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना, स्टेटमेंट ध्यान में रखना, वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों की कायिक तथा जनन गुण है। कुल का जो वर्गीकरण का जो बेसिस है वो क्या है, कायिक और जनन गुण है, वो है पादपों में। उदाहरणतः पौधों में 3 वंशज सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एक एक लाइन एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। सोलेनेसी में सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को रखा गया है। जबकि प्राणी वंश की बात हो रही है यहां पर, पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस के साथ फेलिडी में रखा गया। पहले अपन ने बात की थी बिल्ली का, तो फेलिडी कुल है, फेलिस जो है वो बिल्ली का है, तो उसके साथ में इसको रखा गया, शेर, बाघ और चीता को रखा गया। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली और कुत्ते के लक्षण को देखोगे तो हो सकता है कि कुछ समानताएं दिखे लेकिन कुछ विभिन्नताएं भी दिखेगी। इसीलिए इसके आधार पर इसे कैनेडी और फेलिडी में रखेंगे। फेलिडी मतलब बिल्ली आपके आ गया, कैनेडी मतलब वो आपके पास आ गया, ठीक है, कुत्ते वाला। आर्यवासन, आर्यवासन कुल की जो बात कर रहे हैं, सॉरी यहां पर कुल की जो बात कर रहे हैं, तो यहां क्रमशः जो लिखा है इसको ध्यान में रखना। बिल्ली और कुत्ते को लक्षण में देखना, तो बिल्ली को कैनेडी और कुत्ते को फेलिडी में रखा गया। नेक्स्ट आता है गण। वापस वही चित्र नहीं बताऊंगा। आपने पहले देखा कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश और कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राय गण और अन्य उच्चतर वर्गीय की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करता है। अपन ने समूहन कर दिया, ये सगे भाई, फिर ये चाचा के लड़के, इस प्रकार से अपन ने समूहन कर दिया। ऊपर की ओर अपन चल रहे हैं, दादा के दादा के दादा के दादा, इस प्रकार से, ठीक है। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। फिर से वो चित्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें, जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक लक्षण, कुछ लक्षण बोले एक समान। अब विभिन्नताएं बढ़ती रहेगी। जाति से आप ध्यान में रखना, जाति से आप जब चलेंगे किंगडम, जगत की ओर, तो जो आपके पास विभिन्नताएं हैं वो बढ़ेगी और जो समानताएं हैं वो क्या होगी, कम होगी। ये की पॉइंट आपको ध्यान में रखना। एनसीईआरटी के साइड में जो चित्र है उसमें छाप लेना आपको। तो इसमें एक लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं, एक जैसे लक्षण जो, ठीक है। पादप कुल जैसे कॉन्विलियसी, सोलेनेसी को पोलिसोनियल्स गण में रखा गया। इन दोनों को इसमें रखा गया पोलिसोनियल्स। जैसे मैंने चित्र बताया था ये इस प्रकार से, आप चाहो तो बना करके लिख सकते हो एनसीईआरटी के साइड में। ये पोलिसोनियल्स आप लिखेंगे और इसके 2 बेटे कौन से हैं, एक तो कॉन्वेल्वियसी और दूसरा सोलेनेसी। ये कॉन्वेल्वियसी यहां जाएगा और ये सोलेनेसी जाएगा, मतलब इसके 2 बेटे हैं। तो ये इस गण में रखा गया, किसमें, पोलिसोनियल्स में रखा गया, किसको, कॉन्वोल्वियसी और सोलेनेसी को। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है। बहुत जो क्लासिफिकेशन यहां कर रहे हैं, आधार आप चाहो तो लिख सकते हो पुष्पीय लक्षण के आधार पर। जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी और कैनिडी कुलों में को रखा गया, ठीक है। इस गण में किसको रखा गया, जो फेलिडी और कैनिडी कुत्ते और बिल्ली की बात की थी उसके अंदर रखा गया। इसमें भी आप एनसीईआरटी में साइड में चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है वर्ग। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणतः प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बोन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं को मेमेलिया वर्ग में रखा गया। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं जो आपको चौथे चैप्टर में देखने को मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, जितने भी आप पढ़ रहे हो ये पॉइंटों में, उसके साइड में इस प्रकार से ये चित्र आप बनाते चले, खुद के ड्रॉ करते चले, छोटे छोटे फ्लो चार्ट बनाते चले, जिससे लास्ट में आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी बात समझ, अरे क्लियर है ना। इसमें तो क्या ही समझाऊं, एक बार समझा दिया स्टार्टिंग में, तो बार बार थोड़ी कुछ समझाया जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइलम, जिसे कहते हैं संघ। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ समानता होगी, कुछ ना कुछ असमानता होगी, उसी के आधार पर अपन क्या कर रहे हैं, फाइलम बना रहे हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नोटोकोड, तथा पृष्ठीय खोखला तंत्र, पृष्ठीय का मतलब पीछे की ओर, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो खोखला होता है। ये इस प्रकार से, जैसे मान लो कोई पाइप है तो अंदर से क्या खोखला, तभी तो पानी यहां से फ्लो होगा, सेम वैसे ही खोखला होता है तंत्रिका तंत्र। उसी के आधार पर क्या करते हैं, कोर्डेटा संघ में से रखा गया है। आ रही बात संघ में, सॉरी, क्लियर है।
कुछ समानता और कुछ असमानता होगी ही होगी, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो असमानताएं ज्यादा होगी। ये संघ अपन कहते हैं किसके लिए, जंतु के लिए, लेकिन अपन ने पौधों के लिए एक शब्द जो यूज में लिया था डिवीजन या भाग जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण है, कुछ ही एक समान है, मतलब विभिन्नताएं ज्यादा आ रही है, समान लक्षण कम हो रहे हैं, को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। क्लियर है? ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है किंगडम, जिसे कहते हैं जगत। जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया। सबसे उच्चतम कौन सा हो जाएगा? जगत हो जाएगा। जबकि पादप जगत में विभिन्न डिवीजन के, क्योंकि पादप में डिवीजन लेंगे वहां फाइलम लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में आपको रखना है, पूछ लेगा, कभी भी कंफ्यूज कर लेगा। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिसमें उन्हें पौधों से अलग किया है। जैसे एनिमल किंगडम अपन पढ़ते तो वो जंतु जगत है, प्लांट किंगडम पादप जगत है, तो वो जगत हो चुका है, जबकि प्लांट जगत है। ठीक है, भविष्य में हम इन दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे, तीसरे और चौथे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्गीय वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम में उप संवर्ग भी बनाए हैं। इनमें विभिन्न टेक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। ठीक है, जैसे इस चित्र को आप देखेंगे, चित्र 1.1 में आरोही क्रम में, अगर आपसे अवरोही पूछा जाए तो उल्टा कर देना साहब। आरोही अवरोही छोटा सा शब्द है, कंफ्यूज कर सकता है। जाति से वंश, वंश से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से डिवीजन या फाइलम, या सबसे लास्ट में किंगडम। ये ध्यान आपको रखना है, 7 का 7 नाम ध्यान में रखने हैं। इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें काफी वीडियो है बायो से संबंधित, जिसको याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो, देख लिया साहब। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हो? कर सकते हैं साहब। उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दादा, मेरा भाई, पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी, इस प्रकार से चलोगे तो ना जाने कितने मेरे कजन बनेंगे, और वो फिर दूर के हो जाएंगे। ऐसा आपके घर में भी होता होगा, सबके घर में होता है। खास तो वही रहता है जो पिताजी के भाई के बच्चे हैं, वो मेरे कजन है, बिल्कुल चाचा के लड़के। फिर मेरे चाचा और पिताजी के जो पिताजी, वो दादाजी है मेरे। वो इस प्रकार से सबसे नीचे जो ट्रेक्स होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान होंगे, समान लक्षण होंगे जाति के। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टेक्सा से संबंध निर्धारित करना अधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए वर्गीकरण की समस्या और जटिल हो जाती। तो ये तालिका कुछ देर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसे देखता हूं, इसमें से कम 10 प्रश्न बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना। जैसे यहां जो लिखे हैं ना, घरेलू मक्खी, मानव, आम, गेहूं के जो नाम है वो डायरेक्ट भी दे रखे हैं, गण, वर्ग, भाग भी दे रखे हैं आपको, संघ भी दे रखे। जैसे मानव का नाम तो आपको पता है होमो सेपियंस, घरेलू मक्खी का भी पता होगा मस्का डोमेस्टिका, आम का नाम एंजिफेरा इंडिका, गेहूं का नाम आपने पहले नहीं पढ़ा तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये आपको पता होगा। इससे आप वंश भी बता सकते हैं, इससे आप जाति भी बता सकते हैं, लेकिन जाति का कॉलम आपको इसके अंदर नहीं दे रखा है। क्या दे रखा? कुल, गण, वर्ग और भाग। ये जो दे रखा है ये आपको ध्यान में रखना सर। पहले जो आलू आपने पढ़ा या जाति वंश वगैरह में आपने शेर चीता वगैरह पढ़ा, ठीक है, कुत्ता बिल्ली वगैरह पढ़ा, उनको भी आप चाहो तो इस टेबल के नीचे आप ऐड कर लो। जो जाति और वंश नाम है वो आप लिख लो, जैविक नाम लिख लो, एक साथ हो जाएगा तो काम अपना आसान हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ? जैसे होमो वंश हो गया, इसको नहीं देखेंगे अपन। कुल जो है मानव का वो होमिनिडी है, इजी, होमो से होमिनिडी याद हो जाएगा। वैसे मानव में तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जंतु जगत में से डिटेल से अपन पढ़ते हैं। गण जो है वो प्राइमेट है, और वर्ग जो है मेमेलिया है, और संघ या जो भाग है वो कौन सा है? कोर्डेटा है। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका नाम है, मस्का से म्यूसी जो है, मस से ये याद रह जाएगा आपको, डिप्टेरा गण है। इंसेक्टा, इंसेक्ट के अंदर आता है, कीट में आता है, ये ऑर्थ्रोपोडा, ये भी याद रह जाएंगे। ठीक है, जो जो याद रह जाएंगे आपको मैं वो बता देता हूं, जो नहीं रहेंगे उसको आपको कम से कम 2-3 बार रिवीजन करना है। ये रह जाएगा, ये सब रह जाएंगे, ये रह जाएगा होमिनिडी, ये भी पूरा रह जाएगा। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट रह जाएगा। ये है, ये 2 अभी तक याद रखने। फिर जो आम है वो है एनाकार्डियेसी, सेपेंडियल्स इसका गण है। वर्ग जो है डाइकोटिलिडनी है, डाइकोटिलिडन, ये आपको याद रह जाएगा वर्ग। डाइकोटिलिडन का मतलब बीज, द्विबीजपत्री जिसे अपन कहते हैं, बीज के 2 पत्र इसके अंदर होते हैं। ठीक है, आम में। और एंजियोस्पर्म में पुष्पीय पादप है, ये भी याद रह जाएगा। गेहूं जो है पोएसी, इसका कुल है। गण जो है पोएल से, वर्ग जो है मोनोकोटिलिडन थे, याद रह जाएगा टेबल के हिसाब से, और एंजियोस्पर्म। अब यार क्या करना, 6 ही तो आपको याद रखना है यहां से।
ये जो शे शब्द लिखे हैं वही तो याद रखना है, इसे आप लिखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद आसानी से हो जाएंगे सर। नेक्स्ट आता है वर्गी की सहायता साधन, जीवों की। अच्छा, अगर फिर भी कोई दिक्कत रहता है आपको याद रखने में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लेना, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, अभी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, आप बोलोगे तो मैं बना के लिख दूंगा। वर्गी की सहायता साधन जीवों की पहचान के लिए एक गहन और आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत हैं। यह अध्ययन के मौलिक और वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका उपयोग जीवों के वर्गीकरण के लिए क्या जाता है, जो भी सूचना एकत्र की जाती है उन्हें नमूनों सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूनों को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित करते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करना तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां और तकनीक विकसित की है, उनमें से कुछ का वर्णन किया है। इसीलिए मैं इसको नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे चलेंगे वैसे वैसे इन चारों पांचों का वर्णन कर रखा है। पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय, मतलब पादपों की बात हो रही है। पौधों के एकत्र नमूनों को आपने पादप के जो भी नमूने उसको एकत्र कर लिया, उसको कागज की शीट पर, जैसे मान लो ये मेरी कागज की शीट है, ये पौधा है, इस पे यहां पर सुखा दूंगा, इसको मैं दबा दूंगा और रक्षित कर लूंगा इसे। फिर नीचे जो भी है उस पर इसका वैज्ञानिक नाम किसने खोजा, लोकल नाम, वो सब लिख देंगे अपन। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य, अच्छा, शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं अपन, जो भी नोमेनक्लेचर है, IUCN, IUBN वगैरह जो भी है। ठीक है, ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है। रख दिया मैंने कांच के बॉक्स में फिट कर दिया, तो आगे की जो भी आने वाली जनरेशन है उसे आसानी से पढ़ सकती है, देख सकती है। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्रित करने की तिथि, कब किया गया, कहां से किया गया है, उसका इंग्लिश नाम, स्थानीय नाम और वैज्ञानिक नाम, उसका कुल क्या है, एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा जाता है। मतलब सारी डिटेल इस पर लिख दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। हर्बेरियम वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ उपलब्ध कराता है। इस पूरे हर्बेरियम का जो पैराग्राफ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट जो आपको उसके बारे में पता करना है तो वो हर्बेरियम है, हाथों-बात से पता लग जाता है इसके अंदर। दूसरा है वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, मतलब वनस्पति से ही संबंधित है, ये जंतुओं की बात नहीं कर रहा है। ध्यान में रखना कौन सा जंतु के लिए, कौन सा पादपों के लिए है। इन विशेष उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। जीवित है, वहां पर अपन ने जो सुखाया था, दबाया था, उसको परिरक्षित किया था, मतलब एक तरह से मृत है वो, जबकि इसके अंदर क्या है, जीवित है वो। इन उद्यानों में पौधों की स्पीशीज का पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम और उसके कुल का नाम लिखा रहता है, सब डिटेल रहती है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, भारत में है। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म भी लिख लीजिएगा आप, इंग्लिश को हिंदी में लिखा, पूछ सकता है कहां है, लखनऊ में। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हावड़ा में क्या है, इंग्लैंड में क्या और लखनऊ में क्या है, आपको ध्यान में रखना है। किसमें जीवित है, वनस्पति में। हर्बेरियम में मृत है, सुखाकर उसे दबा के रखा अपन ने। नेक्स्ट आता है म्यूजियम, जिसे कहते हैं संग्रहालय। वानस्पतिक संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए गए। वानस्पतिक कहा इसने, लेकिन आगे अपन चलेंगे तो प्राणी या जंतु भी इसके अंदर आएंगे। मतलब संग्रहालय में जो पादप और जंतु दोनों आते हैं। अभी तक दोनों में, पहले वाले में पादप ही था। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखते हैं। जैसे इस प्रकार से ये कोई जाल है, ये कंकाल तंत्र है या कोई पादप है, इसको रख दिया जिससे वो खराब ना हो, इसके चारों तरफ घोल होता है तो वो खराब ना हो। ठीक है, पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परीक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डब्बों में पिन करके लगाकर रख देते हैं। ये डब्बा है, कोई कीट को मार दिया, पाप कर दिया, पिन लगा करके उसको रख दिया, फिक्स कर दिया, ना तो हवा जा रही है ना आ रही है, वो परिरक्षित रहेगा। ठीक है, बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारियों को प्राय भर कर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। तो मतलब पादप और जंतु दोनों इसके अंदर हो सकते हैं। हर्बेरियम वगैरह की जो बात की थी उसमें इससे पहले के जो दो थे, हर्बेरियम और वनस्पति उद्यान जिसे बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, उसमें केवल पादपों को रख रहे हैं। नेक्स्ट, प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासी जीवित रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क में जीवित हैं सब, संग्रहालय में मृत थे जो जंतु थे, और इसमें पादप नहीं है, केवल जंतुओं की बात कर रहे हैं।
अध्ययन के लिए। बाकी उन पादपों उन जंतुओं के लिए सर्वाइवल के लिए तो पादप हो सकते हैं, लेकिन अध्ययन जो कर रहे हैं वो केवल चिड़ियाघर में, केवल जो है जूलॉजिकल जो पार्क है उसमें केवल जंतुओं को ही रख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्रदान करते प्राप्त करते हैं। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे व्यवहार में रहते हैं, वो टेम्परेचर, पानी, हवा वगैरह वो सब देखते हैं। जहां तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। ये देख सकते हैं हम, चिड़ियाघर में प्राणी है। यहाँ पर भारत के विभिन्न चिड़ियाघर में वन्य प्राणी, चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। बहुत इजी है, देख सकते हैं गेंडा, बतख वगैरह, हाथी, ये शेर वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है कुंजी अथवा चाबी की जिसे कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 5 अपन पढ़ रहे हैं उन 5 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा जा चुका है। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधों अथवा प्राणियों की पहचान में करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आधार क्या है? समानता अथवा असमानता। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्राय जोड़ों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। युग्म में है कोई, ये मान लो ये युग्म, एक ये, दूसरा ये, तो युग्म में है। ये किसमें? युग्म में। लेकिन ये विपर्यासी हो सकता है कि ये लंबा है, तो ये क्या है? बोना है साहब। ठीक है, कपलेट इंग्लिश में कहते हैं इसे, कपलेट। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को सिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता, मान लो इसको कोई पादप है जो लंबा, तो इसको मान्यता देंगे और इसको नहीं देंगे साहब। दूसरे को मान्यता होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश, जाति के लिए अलग अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। सब में एक नहीं होती, अलग अलग होती है। ये ध्यान में रखना। विपर्यासी लक्षणों पर है, समानता और असमानता पर है, और कपलेट उसे अपन कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तकों जैसे मैनुअल जिसे अपन कहते हैं, किसी पादप का, किसी जंतु का, किसी दूसरे जीव का अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना है तो उसे मैनुअल कह रहे हैं। नियम पुस्तक है, उसमें मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें केवल एक विषय पर, जैसे ये कोई बुक है साहब, डिटेल से मुझे लिखना किसी जंतु या पादप, किसी जीव के बारे में डिटेल से मुझे लिखना, तो ये एक बुक है। ऐसी मेरे पास ये दूसरी बुक है, ऐसी मेरे पास ये तीसरी बुक है। तो केवल एक सिंगल है तो उसे अपन कहेंगे मोनोग्राफ। एक ही विषय पर, जैसे इस पर लंबाई पर अध्ययन कर रखा है, इस पर इसके आहार पर अध्ययन कर रखा है, इस पर इसमें आवास पर अध्ययन कर रखा है, तो ये जो है अलग अलग क्या है? मोनोग्राफ है। जबकि ये अलग अलग मोनोग्राफ, जबकि ये क्या है? मैनुअल से, नियम पुस्तिका। ठीक है, सारी सूची पत्र जिसे कैटालॉग कहते हैं अन्य माध्यम में। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। फ्लोरा जो है वो केवल पादपों के बारे में बताएगा, उसकी डिटेल बताएगा, जबकि फोना जो आता है वो जंतुओं के बारे में बताया। ठीक है, ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीशीज की विशेष सूची देता है। नियम पुस्तिका जिसे अपन ने कहा मैनुअल से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है किसी भी क्षेत्र में, और मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। क्लियर है? तो ये सिंपल से कुछ शब्द लिखे थे, आप चाहे तो एक एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। जैसे मैनुअल के आगे क्या है, मोनोग्राफ के आगे क्या है, कैटालॉग के आगे क्या है, ये आप सिंपल से एक एक स्टेटमेंट में लिखेंगे तो 5 स्टेटमेंट में ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो यहां पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है वो कौन सा है? जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसे अपन कहते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर है। तो उम्मीद मैं करता हूं ये आपको समझ में आया है अच्छे से। फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।